भारत 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, लेकिन आज से 2500 साल पहले ऐसा नहीं था। भारत की सीमाएं सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और तिब्बत तक फैली हुई थी, जिसे अखंड भारत कहा जाता है, जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में जम्बू द्वीप कहा गया है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा और शक्तिशाली भूभाग ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? कैसे एक ही संस्कृति में रंगे हुए लोग लगभग 24 अलग अलग देशों में बंट गए? आखिर क्या हमारे पुराणों में वर्णित जम्बू द्वीप का रहस्य विज्ञान के गोंडवाना लैंड की थ्योरी से जुड़ा हुआ है? महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद वो कौन सा समय था जब भारत 16 महाजनपदों में टूटकर बिखर गया था? और फिर कैसे तक्षशिला के एक साधारण से ब्राह्मण ने अपनी शिखा खोलकर एक ऐसे अखंड राष्ट्र की नींव रखी जिसकी सीमाएं ईरान तक जा पहुंची थीं? और क्या यह सच है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर आज भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में मौजूद है? और क्यों इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश में आज भी 9वीं सदी का ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मंदिर शान से खड़ा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इतिहास की बहुत गहरी परतों में दबे हुए हैं, जो आपको हैरान कर देंगे। हम आपको विदेशी इतिहासकारों और आक्रांताओं के वो दस्तावेज भी दिखाएंगे जिन्हें देखकर शायद आप अपनी आंखों पर यकीन न कर पाएं। और सबसे बड़ा सवाल कि यदि हम इतने विशाल और शक्तिशाली थे तो हमारी ये अजेय दीवारें कैसे ढह गईं? कैसे टूट गया अखंड भारत? तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि विज्ञान, भूगोल और प्रमाणित इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें शायद जानबूझकर धुंधला कर दिया गया। अफगानिस्तान के छिनने से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के खूनी बंटवारे तक, म्यांमार से लेकर श्रीलंका तक के अलग होने की पूरी सच्ची और डार्क कहानी आज आपके सामने होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि असली अखंड भारत वीडियो पूरा देखने पर ही समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है असली अखंड भारत। नमस्कार मित्रों, मैं आनंद मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम अखंड भारत की सच्चाई जानने वाले हैं, जो धरती का वो टुकड़ा है जिसका जिक्र वेदों, ग्रंथों और पुराणों में बहुत विस्तार से किया गया है। लेकिन प्राचीन काल का वह भारत आज के भारत जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि 1000 साल पहले इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उस समय पूरी पृथ्वी 7 द्वीपों यानी 7 महाद्वीपों में बंटी हुई थी। इन 7 द्वीपों में से जम्बू द्वीप सबसे खास माना जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां इंसानों के रहने के लिए सबसे उचित जलवायु और वातावरण था। वायु पुराण के अनुसार त्रेता युग में यानी भगवान राम के जन्म से भी हजारों साल पहले महाराज प्रियव्रत ने संपूर्ण धरती को 7 महाद्वीपों में बांटा था, जिनमें से एक था जम्बू द्वीप। और माना जाता है कि प्रथम मनु स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा यहीं निवास किया करते थे। और उन्हीं स्वयंभू मनु के पौत्र और राजा प्रियव्रत के पुत्र ने इस जम्बू द्वीप के एक हिस्से में इस भारतवर्ष को बसाया था, जो आर्यावर्त कहलाया। मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हमारे घर में कोई पूजा पाठ, शादी विवाह, मुंडन या उपनयन संस्कार जैसा कोई भी शुभ कार्य होता है, तो पंडित जी शुरुआत में हमारे हाथ में जल और चावल देकर एक संकल्प करवाते हुए कहते हैं, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त एक देशांतर्गत। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? दरअसल ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक प्राचीन जीपीएस सिस्टम है। जब हम यह मंत्र बोलते हैं तो हम ब्रह्मांड में अपनी सटीक लोकेशन बताते हैं। जम्बू द्वीपे का अर्थ है उन 7 महाद्वीपों में से जम्बू द्वीप। भरत खंडे का अर्थ है उस जम्बू द्वीप के अंदर का भारत खंड। और आर्यावर्त का अर्थ है उस भारत खंड का वह विशेष क्षेत्र जहां बैठकर हम वह पूजा कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या अखंड भारत केवल हमारी ग्रंथों में
वर्णित धार्मिक कल्पना है या फिर आधुनिक विज्ञान और भूगोल भी इस बात को सच मानते हैं? तो चलिए अब इसकी असली सच्चाई जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बहुत विशाल रूप से फैला हुआ था और सभी को मिलाकर गोंडवाना द्वीप भी कहा जाता था। मॉडर्न साइंस और जियोलॉजी की थ्योरी हमें बताती है कि आज से करोड़ों साल पहले यह पृथ्वी 7 अलग अलग महाद्वीप में नहीं बंटी थी, बल्कि धरती का पूरा जमीन एक ही विशाल टुकड़े के रूप में जुड़ा हुआ था, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। यानी जिस जम्बू द्वीप या गोंडवाना द्वीप का सटीक वर्णन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बिना किसी सैटेलाइट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कर दिया था, आज की आधुनिक साइंस भी उस थ्योरी को मानती है। तो अब सवाल आता है कि यह विशाल धरती का टुकड़ा 7 अलग अलग भागों में कैसे बटा? दरअसल धरती के अंदर लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है। यह वही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है और सृष्टि के शुरुआत में पृथ्वी के गर्भ में हुई भयानक प्राकृतिक हलचल और लाखों सालों की निरंतर प्रक्रिया के कारण ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से खिसकने लगी और इसी भयंकर भौगोलिक हलचल के परिणाम स्वरूप वह एक विशाल भूभाग यानी कि गोंडवाना लैंड टूटकर 7 अलग अलग महाद्वीपों यानी कि कॉन्टिनेंट्स में बंट गया और आज हम जिस भारत में रहते हैं उसे एशिया महाद्वीप कहा जाता है। इससे यह बात तो साबित हो जाता है कि हमारे शास्त्रों में बताई गई 7 महाद्वीपों के निर्माण और जम्बू द्वीप के विभाजन की बात कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। लेकिन इसके बाद जब इंसानी सभ्यताओं का विकास हुआ तब हमारे इस आर्यावर्त या भारतवर्ष की असल सीमाएं कहां तक थीं? कैसे हमारे महान राजाओं ने अखंड राष्ट्र का निर्माण किया था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है? इसका जवाब हमें प्रमाणित इतिहास के उस सुनहरे दौर में मिलेगा जहां से हम 16 महाजनपदों और मौर्य साम्राज्य की असल और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाएंगे, जहां से असली अखंड भारत की कहानी शुरू होती है। प्रकृति ने धरती को बांट दिया था, जिसके बाद इंसानों ने इस धरती को आकार दिया। प्राचीन भारत का अधिकतर इतिहास हमारे महान ग्रंथ महाभारत में दर्ज है और महाभारत के वर्णन के अनुसार उस समय पूरे जम्बू द्वीप में लगभग 200 छोटे बड़े जनपद मौजूद थे। लेकिन महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद देश कई टुकड़ों में बंट गया और वक्त के साथ साथ ये 200 जनपद सिमटकर मुख्य रूप से 16 बड़े महाजनपदों में स्थापित हो गए, जिनमें मगध, अंग और अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य शामिल थे। लेकिन भले ही ये 16 जनपद दहाड़ते हुए शेर की तरह नजर आता था, पर अंदर ही अंदर यह काफी कमजोर हो चुका था, क्योंकि छोटे छोटे राजा अपनी रियासतों में उलझे हुए थे और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगे थे। और इसी का फायदा उठाते हुए विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन इस बिखराव और खौफ के बीच एक ऐसे ब्राह्मण ने जन्म लिया जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और पहली बार अखंड भारत की नींव रख दी। वो ब्राह्मण थे महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य और उनके साथ थे उनके होनहार शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों ने मिलकर एक एक कर टुकड़ों में बिखरे हुए इस महान राष्ट्र को एक ही ध्वज के नीचे ला खड़ा किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने तलवार और चाणक्य की कूटनीति के दम पर भारत की सीमाओं को बिहार से लेकर बलूचिस्तान तक और कश्मीर से लेकर कंधार तक फैला दिया। जो देश 16 टुकड़ों में बंटा था वह अब एक विशाल मौर्य साम्राज्य बन चुका था। लेकिन अखंड भारत का यह विजय रथ यही नहीं रुकने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब उनके पोते महान सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली तो इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग शुरू हुआ। सम्राट अशोक के राज्य में भारत का सबसे बड़ा फैलाव हुआ। उन्होंने इन सरहदों को तक्षशिला से खींचकर सीधे ईरान तक पहुंचा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सम्राट अशोक के काल में इस अखंड साम्राज्य का क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया था। यह आज के भारत से कई गुना ज्यादा बड़ा था। उस वक्त का भारत पश्चिम में आज के अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक फैला हुआ था। ये वो दौर था जब भारत सिर्फ तलवारों के दम पर नहीं बल्कि अपनी ताकत और ज्ञान के दम पर दुनिया के नक्शे पर
एक अजेय महाशक्ति बन चुका था। लेकिन दोस्तों, कोई भी साम्राज्य सिर्फ सेनाओं से हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। अखंड भारत की असली ताकत उसकी राजनीति नहीं, बल्कि उसकी वो संस्कृति थी जिसने समुद्र पार करके भी अपना झंडा गाड़ा था। आखिर कैसे भारत के देवी देवताओं और हमारी संस्कृति ने विदेशी जमीनों पर भी अपना ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ा जो आज तक नहीं मिट पाया? आधुनिक इतिहासकार उस समय के भारत को ग्रेटर इंडिया या सांस्कृतिक अखंड भारत कहते हैं। यह एक ऐसा विस्तृत समाज था जहां पर भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास की जमीनें सांस्कृतिक, धार्मिक और कभी-कभी राजनीतिक रूप से पूरी तरह एकजुट थीं। सम्राट अशोक और उसके बाद गुप्त वंश के सुनहरे काल में हमारी वैदिक परंपराएं, बौद्ध विचारधारा और हिंदू रीति रिवाज समुद्र के पार तक पहुंच गए थे। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल हिंदू मंदिर अंगकोर वाट भारत की भूमि पर नहीं बल्कि कंबोडिया में मौजूद है? कंबोडिया का इतिहास हिंदू धर्म और भारत की प्राचीन संस्कृति से अछूता नहीं रहा है। वहां की मान्यताओं के अनुसार कंबोडिया राज्य की स्थापना भी गोंडिया या कौंडिन्य नाम के एक हिंदू ब्राह्मण ने ही की थी। साथ ही इंडोनेशिया, एक ऐसा देश जहां रामायण आज भी सजीव है और लोगों के दिलों में बसती है, और पुराणों में इसे दीपांतर भारत भी कहा जाता है। इंडोनेशिया में 9वीं सदी में बना प्रम्बानन मंदिर आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है, जो सीधे तौर पर हिंदुओं के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है, जिसे यूनेस्को ने भी अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया हुआ है। भारत का यह सांस्कृतिक विजय रथ सिर्फ यही नहीं रुका। आज का वियतनाम, जिसे प्राचीन काल में चंपा राज्य कहा जाता था, वो भी दूसरी शताब्दी से लेकर सदियों तक भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। आपको जानकर अचरज होगा कि वियतनाम के इस पुराने चंपा राज्य में शैव धर्म का पालन होता था और वहां की मूल भाषा कोई और नहीं बल्कि संस्कृत मानी जाती थी। आज भी वियतनाम में मै सोन मंदिर हिंदू धर्म की गवाही देता है और वहां के मूल चाम लोग आज भी हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं। लेकिन मित्रों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जब हमारी संस्कृति समंदर पार तक इतनी शक्तिशाली थी, जब हमारे वेद, ज्ञान और मंदिरों की गूंज पूरे एशिया में सुनाई देती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यह अखंड भारत आज टुकड़ों में बंट चुका है? इसकी सच्चाई तो हर हिंदू को जरूर जाननी चाहिए, जो काफी चौंकाने वाली और कूटनीति से भरी है, जिसने हमारे अखंड भारत को तहस नहस कर दिया। लेकिन उसको जानने से पहले हम कुछ और इतिहास के सबूतों, दस्तावेजों, नक्शों और दिल दहला देने वाली घटनाओं के बारे में जान लेते हैं, जो आज भी अखंड भारत की विशालता की गवाही देते हैं। भारत के इतिहास को लेकर अक्सर यह बहस छिड़ जाती है कि क्या अखंड भारत सच में एक राष्ट्र था या यह सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। जब मध्यकाल के ऐतिहासिक दस्तावेजों पर हम नजर डालते हैं तो हिंदुस्तान की एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। भारत में जब मुस्लिम शासन का दौर शुरू हुआ, तब सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द की स्पष्ट भौगोलिक सीमाएं तय की गईं। 13वीं सदी में गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के दौर में अफगानिस्तान के घोर शहर के रहने वाले एक मशहूर इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज जुझानी ने अपनी किताब तबकात-ए-नासिरी में साफ तौर पर बताया कि हिंदुस्तान की सरहद पूर्व में बंगाल तक फैली हुई है, तो वहीं उत्तर में इसकी सीमाएं काबुल, कंधार, गजनी और घोर तक जाती हैं। वक्त आगे बढ़ा और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन जिस हिंदुस्तान का वो बादशाह बना था, वो कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस देश का नक्शा उतारते हुए लिखा कि हिंदुस्तान के पूरब, पश्चिम और दक्षिण में विशाल समंदर है और इसके उत्तर में एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो हिंदू कुश से लगता है। बाबर ने साफ साफ दर्ज किया कि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अलावा हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में काबुल, गजनी और कंधार जैसे शहर आते हैं। इन विदेशी सुल्तानों और बादशाहों के खुद के लिखे हुए ये दस्तावेज चीख चीख कर गवाही देते हैं कि उनका सामना एक ऐसे भारत से हुआ था जो विशाल था, जो अखंड था। लेकिन शायद आपको लगे कि ये तो सिर्फ पुरानी किताबें हैं, क्या इसका कोई असली नक्शा मौजूद है?
इसका जवाब हमें मिलता है अंग्रेजों के दस्तावेजों में। 15वीं सदी के बाद जब यूरोपियन व्यापारी भारत आने लगे तो वो इस विशाल देश को देखकर दंग रह गए। 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो आया, जिसने इस साम्राज्य के अहम ठिकानों की जानकारी जुटाई। इसी जानकारी के आधार पर 1619 में हिंदुस्तान का पहला ब्रिटिश नक्शा छापा गया, जिसे दुनिया ने इंडोलिस्तानी के नाम से जाना। इस नक्शे को पब्लिश करने वाले शख्स का नाम था विलियम बाफिन। यह नक्शा आज भी इतिहास का वो आईना है जो हमें हमारी असली पहचान दिखाता है। इस ऐतिहासिक नक्शे में अफगानिस्तान के काबुल और कंधार से लेकर आज का पूरा पाकिस्तान, भारत और पूरा बांग्लादेश साफ साफ एक ही सीमा के अंदर दिखाई देते हैं। तो अब दिल दहला देने वाला सवाल यह उठता है कि जिस देश की सरहदों को मुगलों और अंग्रेजों ने भी एक माना था, वो देश आखिर खंड खंड कैसे हो गया? इतने विशाल साम्राज्य की दीवारें कैसे टूट गईं और सदियों से साथ रहने वाले लोग अचानक अलग अलग देशों में कैसे बंट गए? तो चलिए अब इसका खौफनाक और दर्दनाक सच जानते हैं। इस अखंड भारत की तबाही तब शुरू हुई जब भारत के दरवाजे पर क्रूर विदेशी आक्रांताओं ने दस्तक दी। 7वीं और 8वीं सदी में जब अरब और तुर्क लुटेरों की नजर इस भूमि पर पड़ी तो उन्होंने कत्लेआम और धर्मांतरण का एक ऐसा नंगा नाच शुरू किया जिसने भारत का सांस्कृतिक और भौगोलिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार सन 711 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान और सिंध पर भयानक आक्रमण किया। इसके बाद एक और खूंखार लुटेरा महमूद गजनवी भारत आया, जिसने 1001 से 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार भयानक हमले किए। मुल्तान पंजाब से लेकर मथुरा और सौराष्ट्र के काठियावाड़ में स्थित सोमनाथ मंदिर तक गजनवी ने मंदिरों को बुरी तरह लूटा और तोड़ा। इन आक्रांताओं ने तलवार के जोर पर हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया और पूरे क्षेत्र का इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ जमीनों पर कब्जा नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मा पर किया गया एक गहरा वार था, जिससे जम्बू द्वीप के कई हिस्से धीरे धीरे मुख्य भूमि से मानसिक और सांस्कृतिक रूप से कटने लगे। लेकिन अखंड भारत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया अंग्रेजों ने। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर अपना शिकंजा कसा तो उन्हें बहुत जल्द यह समझ में आ गया कि इतने बड़े और विशाल भूभाग का दोहन एक केंद्र से करना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। उन्होंने एक बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिश रची, जिसे हम डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति कहते हैं। अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत को अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ भारत का बंटवारा ही नहीं किया, बल्कि यह भी पक्के तौर पर सुनिश्चित किया कि यह भारतवर्ष भविष्य में पुनः कभी अखंड ना बन सके। एक के बाद एक कूटनीतिक संधियां थोपी गईं, नक्शों पर खूनी सीमाएं खींची गईं और सदियों से एक साथ रह रहे लोगों के बीच धर्म और राजनीति की ऐसी नफरत बोई गई जिसने अंततः 1947 के उस खूनी बंटवारे को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों और आक्रांताओं की इन खौफनाक साजिशों के चलते कौन कौन से हिस्से कब, कैसे और किन संधियों के तहत भारत से हमेशा के लिए कट गए? अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका और नेपाल तक इन देशों के अलग होने की वो असल तारीखें क्या थीं? दरअसल अखंड भारत के बिखरने की दास्तान किसी एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि यह सदियों तक चली साजिशों और संघर्षों का परिणाम है। सबसे पहले बात करते हैं उस धरती की जिसका जिक्र हमारे इतिहास महाभारत से गहराई से जुड़ा है, अफगानिस्तान। प्राचीन काल में इसे गांधार कहा जाता था, जहां सम्राट सुबल का शासन था और उनकी बेटी गांधारी का विवाह कुरुवंश के धृतराष्ट्र से हुआ था। यही वह भूमि थी जहां शकुनी मामा का राज था, जो हस्तिनापुर के अंत की वजह बना। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट कनिष्क के समय यहाँ सनातन और बौद्ध धर्म का गौरव लहराता था, लेकिन निरंतर होने वाले इस्लामी आक्रमणों ने इसकी सूरत बदल दी। 26 मई 1876 को ब्रिटिश और रूसी शासकों के बीच हुई गंडमुख संधि ने इसे एक बफर स्टेट बना दिया और अंततः 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान ब्रिटिश शासन से आजाद होकर भारत से पूरी तरह अलग हो गया। इसके बाद रुख करते हैं हमारे पड़ोसी नेपाल की ओर।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नेपाल को देवघर कहा जाता था और रामायण की माता सीता का जन्म स्थल मिथिला यही मौजूद है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो इसी क्षेत्र का हिस्सा था। यहाँ 1560 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य राजाओं का शासन रहा है। ब्रिटिश काल में एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद यह ब्रिटिश प्रभाव में आया और 1923 की संधि के तहत इसे एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिल गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। अखंड भारत के पूर्वी हिस्से की बात करें तो म्यांमार, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मदेश या बर्मा कहा जाता था, वह भी भारत का ही एक उपनिवेश था। सम्राट अशोक के काल में यह बौद्ध धर्म और संस्कृति का मुख्य केंद्र बना, लेकिन 1935 के एक्ट के तहत अंग्रेजों ने इसे 1937 में भारत से अलग कर दिया। इसी तरह भूटान, जिसे प्राचीन विदेह जनपद का अंग माना जाता है, उसे भी ब्रिटिश संधियों जैसे 1865 की सिंचुला संधि के जरिए भारत से अलग किया गया। वहीं दक्षिण में स्थित श्रीलंका, जो रामायण काल से ही भारत से जुड़ा हुआ है और जहां आज भी राम सेतु के प्रमाण मिलते हैं, उसे अंग्रेजों ने 1818 में अपने पूर्ण अधिकार में लिया और 1935 में भारत से अलग कर दिया, जिसे अंततः 4 फरवरी 1948 को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। लेकिन सबसे बड़ा और खूनी जख्म तो 15 अगस्त 1947 को मिला, जब पाकिस्तान के रूप में भारत के 2 हाथ काट दिए गए। यह बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि दिलों का था, जिसमें लाखों बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई। बाद में 1971 में इसी पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा भारत की सहायता से स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना। इस तरह पिछले 2500 सालों में भारत से लगभग 24 देश अलग हो चुके हैं। दोस्तों, अंत में इस पूरी रिसर्च के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या अखंड भारत फिर से बन सकता है? आज के राजनीतिक हालातों को देखें तो यह बेहद कठिन नजर आता है, क्योंकि ये सभी क्षेत्र अब अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और विचारधाराओं वाले स्वतंत्र देश बन चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मानना है कि यह भविष्य की युवा पीढ़ी के जीवन में संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए पड़ोसी देशों के साथ तनाव कम करना और सहयोग बढ़ाना जरूरी होगा। भले ही राजनीतिक सीमाएं हमें अलग करती हों, लेकिन सांस्कृतिक अखंड भारत आज भी जीवित है। इसे सिर्फ एक नक्शे की लकीर नहीं, बल्कि एक गौरवशाली सभ्यता के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारी जड़ें एक हैं, हमारी संस्कृति एक है और हमारा इतिहास एक है। अखंड भारत आज एक सांस्कृतिक विचारधारा है जो हमें याद दिलाती है कि हम कभी एक विशालकाय और महान राष्ट्र का हिस्सा थे। तो दोस्तों, यह थी भारतवर्ष के खंड खंड होने की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को फिर से अखंड होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।